हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन। देखिए, कंप्यूटर के सेक्शन में हमने पहले लेक्चर्स लिए हैं, कुछ 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है। तो हम लोग आज भी कुछ बेसिक बात करेंगे क्योंकि एक पूरे सीक्वेंस में चलने देंगे पूरे पार्ट को। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग क्या है, पाइथन लैंग्वेज, C++ के बेसिक कोर कॉन्सेप्ट भी देखेंगे जिस पर क्वेश्चन आ रहा है। प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, इरा ऑफ कंप्यूटर। और आजकल कंप्यूटर के आजकल तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और बहुत सारे एडवांस सेक्शन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देखिए, आजकल इसीलिए क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कंप्यूटर साइड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए हमको क्या है, कंप्यूटर को हर पेपर के लिए तैयार रखना होगा। तो देखिए, कंप्यूटर पे बात करते हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले सेकंड चैप्टर की इस बुक के। इसी बुक में आपको जो है अराउंड 700-800 क्वेश्चंस बाद में मिलेंगे, तो उन सभी को भी हम कवर करेंगे। तो ऑल पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन इन जनरल आते हैं, जब भी CHSL, SSC, CGL वगैरह में, तो वो सब आपके यहाँ पे कवर हो सकते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर क्या है, एक इनपुट आउटपुट जो है, कंप्यूटर के अंदर मेनली 3 भाग होते हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट होती है एक, तो मतलब जो इनपुट दे और आउटपुट दे, है ना। जैसे आप इनपुट आउटपुट के केस में, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, तो वो इनपुट हो गया। आउटपुट हुआ मॉनिटर, है ना, प्रिंटर, तो प्लॉटर, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस होगी। एक होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। तो CPU हमने देखा ही था, CPU के 3 भाग थे। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, इसके भाग थे। तो ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। और फिर जो है, जो मेमोरी यूनिट के तौर पे काम करती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, कैश, रैम, रोम, पेन ड्राइव, CD रोम्स, DVD रोम, इन सभी के बारे में हम चर्चा लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम में एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जो है कंट्रोल यूनिट जो होता है, कंट्रोल यूनिट जो है, वो कंट्रोल यूनिट एक यहाँ पर चिप होती है और एक आउटपुट यूनिट होती है। ये कंट्रोल यूनिट किसके पास जाती है, दोनों डेटा जो है, ये जो लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, ये इसको डेटा बस बोलेंगे। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो ALU जो है सारा का सारा कैलकुलेशन करता है और प्राइमरी मेमोरी और वो डेटा को फ्लो और कंट्रोल करता है। और यदि हमको इसको स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये स्टोर्ड भी हो सकती है। तो जब भी हम लोग कमांड देते हैं कि सेव करना है किसी को, तो वो हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर हो जाएगी, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन का काम करेंगे। इन सभी डिवाइसेस को जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है, वो CPU की कंट्रोल यूनिट करेगी। तो ये जो मेनली जो पार्ट है बीच वाला, तो ये कंट्रोल यूनिट हो गया, है ना। मेनली हमने 3 भाग पढ़े थे। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, जिसे रजिस्टर कहा, ALU और कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट जो है अन्य सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करती है और सेकेंडरी मेमोरीज को भी कंट्रोल करती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया। आप लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं उसके लिए। तो देखिए, ये बात आपको पता चल गई होगी कि जो है ना, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात पढ़ लेते हैं कि इनपुट यूनिट द्वारा हम अपने डेटा या निर्देश को प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं, जो CPU द्वारा ग्रहण किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, और मेमोरी में वो निश्चित स्थान पर स्टोर कर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मेमोरी से डेटा तथा निर्देश लेता है और कंट्रोल यूनिट के आदेश पर के अनुसार विभिन्न क्रियाओं को प्रोसेसिंग करता है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल यूनिट जो जो फंक्शन देता है, ALU उसको आउटपुट प्रोसेस करके, चूंकि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में बेसिकली क्या भाग होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ALU में होते हैं, एक तो जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो ALU में होती है, और जितने भी लॉजिक गेट्स हैं वो ALU में होते हैं, है ना। तो लॉजिक गेट जैसे एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सॉर गेट्स, तो इसके माध्यम से प्रोसेसिंग होती है। अतः परिणाम जो है फाइनली क्या होता है, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से आउटपुट में दिखा दिया जाता है, जो कि हम जो मानव है उसको दिख जाता है। कंप्यूटर को एक इस तरह का डिवाइस बनाया है कि ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये गणितीय गणनाएं बड़ी फास्ट करती है और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मानवीय रूप में उसका आउटपुट जनरेट करके हमको दिखाती है। और इसीलिए क्या है, जितने समय में हम सोच नहीं सकते ना, उतने समय में तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है ना, वो रिजल्ट दे देते हैं। तो इस तरह से, और बड़े बड़े ग्राफिक्स प्रोसेसिंग में, सुपर कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर डे बाय डे जो है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड रूप में यूटिलाइज किया जाने लग रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, और पहली बार क्वांटम कंप्यूटिंग को किस देश ने शुरुआत कर दिया है? क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बताइए। इसे 5th जनरेशन जो है, उसके बाद जो जनरेशन आएगी 6th जनरेशन, उसे क्वांटम कंप्यूटर के आधारित होगा। जैसे 5th जनरेशन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI है, 5th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर थे।
थर्ड जनरेशन आईसीज थे इंटीग्रेशन, सेकेंड जनरेशन वैक्यूम ट्यूब सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स थे। तो इस तरह से, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? वे सभी डिवाइस जिनसे क्या लिया जाता है, इनपुट लिया जाता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाएंगी, है ना। तो और ये बाइनरी देखो 0101 में इनपुट दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गई इनपुट क्या है। तो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश इंस्ट्रक्शन को पढ़ती है या स्वीकार करती है, ये स्वीकार किए जाते हैं। जैसे हमने एंटर दबाया तो हम एक कमांड दे रहे हैं कि वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए, तो ये भी अपने आप में क्या एक प्रकार का इनपुट गया हुआ है। तो निर्देश और डेटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार कर लेने के रूप में बदलती है और वो फाइनली उसको तब्दील करके मानव को, जो हम लोगों को, ह्यूमन को जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट जनरेट करके देती है। यह बदले हुए निर्देश और डेटा को आगे प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देता है और जो भी मतलब कमांड के माध्यम से जो चेंजमेंट आया है उसको रिफ्लेक्ट करके डिस्प्ले पर दिखा देता है और इस तरह से आउटपुट जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काम करती हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? जो डेटा और निर्देशों को प्रदर्शित करने, रिप्रेजेंट करने, प्रदर्शन के लिए काम आती है। और ये भी बाइनरी कोडेड में होता है, लेकिन फाइनली डिस्प्ले यूनिट पर, जैसे मॉनिटर, LCD, LED, प्रिंटर पर क्या करते हैं? आउटपुट के तौर पे दिखाती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मेनली यहाँ पर क्या है, ये तो बहुत बेसिक सी बातें बता रहे हैं, ये इतने एग्जाम में काम की नहीं है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसी को कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और आजकल माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, सिंगल चिप के ऊपर, एक अकेले चिप के ऊपर पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर होता है और सभी प्रकार के लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं, गेट, लॉजिक गेट्स वाले जो ऑपरेशंस होते हैं, वो सभी CPU करता है। और निर्देश, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके और उनको एग्जीक्यूट, उनको है ना, उनको क्या करवाता है? उनको एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है, निष्पादित करवाने का काम करता है। तो ये बात क्लियर होगी। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। तो CPU का मुख्य कार्य क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। निर्देश, डेटा, इंस्ट्रक्शन को, डेटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हार्ड डिस्क ड्राइव में जो मैग्नेटिक डिस्क है उसमें जो परमानेंट डेटा है वो किस में आता है? मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी से डेटा किस में जाता है? CPU की मेमोरी में। और CPU की मेमोरी क्या कहलाती है? रजिस्टर्स कहलाती है। तो रजिस्टर्स जो है ना, पूरे के पूरे कंप्यूटर की सबसे तेज यूनिट मानी जाती है। निर्देशों को बिल्कुल सीक्वेंस में, क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करवाया जाता है ना, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। और आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में, आवश्यकता पड़ने पर जो रजिस्टर है उसे मुख्य मेमोरी और आउटपुट के तौर पे हमको परमानेंट सेव करना है, तो फिर हम किस में सेव कर देते हैं? उसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव में परमानेंटली सेव कर देते हैं। तो ये भी जो है ये CPU के काम है। अब देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपको पता है सर्किट्स का बना होता है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब करने के काम आता है। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, है ना, सब कुछ ये कर सकता है। और इसमें रजिस्टर्स भी पाए जाते हैं, टेम्परेरी रजिस्टर जो बहुत ही फास्ट होते हैं। और ये सभी गणनाएं बाइनरी 0101 में कैलकुलेट होती है। मैं आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, ये सभी प्रकार के कन्वर्जन आपको करवाऊंगा, है ना। तो ये बात जो है थोड़ा धीरे धीरे आगे की क्लासेस में आ जाएंगी। तो पूरा न्यूमेरिकल वाला सेक्शन में हम लोग क्लासेस में देख लेंगे। तो अब बात आ रही है रजिस्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी को बोलते हैं। तो रजिस्टर एक ऐसा उपकरण या साधन है जो डेटा स्टोर करता है। ये CPU और देखिए बहुत ही तेज गति का अस्थायी स्टोरेज है। मैंने आपको बताया था रजिस्टर, रैम और कैश ये टेम्परेरी मेमोरी है, जबकि रोम और जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी वो सभी परमानेंट मेमोरी। तो ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताई थी। और इसका क्रियान्वयन बहुत ही तीव्र गतिशीलता के साथ होता है, राइट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये कंट्रोल यूनिट जो है ना, ये फ्रिक्वेंसी पर काम करती है, हर्ट्ज पे काम करती है। जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज ऐसे कंप्यूटर आते हैं आजकल। मेरा लैपटॉप जो 3 गीगाहर्ट्ज का है। तो कंट्रोल यूनिट जो है, कंट्रोल यूनिट क्या करती है? सभी अन्य डिवाइसेस के साथ तालमेल बनाने का काम, सिंक्रोनाइज करने का काम करती है ना। और सभी मेमोरी यूनिट को आपस में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी जो है कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो CPU से विभिन्न जगह पर जो डेटा भेजने का काम है और सभी डिवाइसेस के ऊपर नियंत्रण, अलग अलग डिवाइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आप अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई भी अन्य डिवाइस लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि
कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट है वो उसके माध्यम से जो है ना अपनी फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज करके उसके साथ तालमेल बैठा रही है, सिंक्रोनाइजेशन करती है। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो कौन होता है? माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है माइक्रो प्रोसेसर, है ना। और ये गणितीय गणनाओं के लिए और पूरी तरह से जो है ना ये माइक्रो प्रोसेसर में सब कुछ होता है, इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सब कुछ का मतलब रजिस्टर, सीपीयू, है ना, रजिस्टर और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये सभी इसमें होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह से ये सभी कार्य करता है ना। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है ये, ठीक है। और ये एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आपको पता होगा कि थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे और उसके बाद फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। और जो पर्सनल कंप्यूटर का युग है, जो लैपटॉप पाम टॉप का युग है, टैबलेट पीसीज का युग है, उसे सबको क्या बोलते हैं? फोर्थ जनरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला जो, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इंटेल 4004 एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें सीपीयू के सभी अवयव एक ही चिप पे थे, है ना। सीपीयू ऑन अ चिप, मतलब सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। तो आज की तारीख में जो भी माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं ना, उसमें एक ही चिप के ऊपर सभी प्रकार के फंक्शंस जो है ना, सभी प्रकार के ट्रांजिस्टर्स को डिफ्यूज कर दिया गया है। तो डे बाय डे क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के कारण क्या है, छोटे और स्मॉल जगह पे कॉम्पैक्टेड बहुत ही छोटे साइज के लैपटॉप कंप्यूटर बन जाते हैं आजकल, है ना। और उनकी प्रोसेसिंग कई गुना होती है ना। मेमोरी यूनिट के बारे में जो है हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बात करी थी, मेमोरी यूनिट, है ना। तो मेमोरी यूनिट में हमने बात कर ली थी प्राथमिक और सेकेंडरी मेमोरी। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, आप लास्ट का डायग्राम आप लोगों को याद आ रहा होगा, जिसने नहीं देखे लेक्चर वो पहले सीक्वेंस में लेक्चर देखिए, और सभी प्लेलिस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, तो उन सभी प्लेलिस्ट को शुरुआत से लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो देखिए प्राथमिक जो मेमोरी है वो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सीपीयू से कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है? कैश, है ना, रैम और रजिस्टर्स और रोम, ये सभी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ब्लूरे डिस्क, ये सभी आपको लास्ट वाला लेक्चर का डायग्राम याद आ रहा होगा। तो प्राथमिक मेमोरी जो सीधा सीपीयू से जुड़े, सीपीयू से सीधा जुड़े, सीपीयू से इनडायरेक्टली जुड़े, तो वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है ना। तो प्राथमिक मेमोरी की बात कर रहे हैं। प्राथमिक मेमोरी आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी इसे कहा जाता है ना, इंटरनल मेमोरी भी इसे कहा जाता है ना। और ये सीपीयू पर ही होती है, सारी की सारी सीपीयू पर ही रहती है, और सॉरी नॉट सीपीयू पर, इन जनरल बोला जाए तो मदरबोर्ड पर रहती है। तो आपको मदरबोर्ड पता है ना, मदरबोर्ड एक सिंगल हार्डवेयर होता है जिसके ऊपर सभी चिप्स जो होती है ना कंप्यूटर की वो लगी होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, मोबाइल के अंदर एक सिंगल पत्ता होता है ना, सिंगल पत्ता जो होता है उस पर जो है ये सारी की सारी चिप्स लगी होती हैं। तो आपको प्राथमिक मेमोरी एकदम क्लियर होगी। हाँ, तो अब सबसे पहले बात करें प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, राइट। प्राइमरी मेमोरी को ही क्या होता है, मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। और ये सीपीयू इसमें स्टोर किए गए निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है। सीपीयू जो है ना लगातार सर्च करता रहता है कि कैश में डेटा पड़ा है या रैम में डेटा पड़ा है, और उससे लगातार जो है ना ये जो है डेटा आपस में ट्रांसफ़र करते रहते हैं डेटा बसेस के माध्यम से। जो दो डिवाइसेस के बीच में जो वायरलाइन लगी होती है उसे क्या बोलते हैं? डेटा बस। और दो कंप्यूटरों के बीच में जो वायरलाइन लगी होती है उसे ईथरनेट बोला जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी किसी समय चल रहे प्रोग्राम या प्रोग्रामों का इनपुट डेटा या आउटपुट डेटा अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर करती है। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो स्थायी डेटा है वो तो हार्ड डिस्क ड्राइव में, लेकिन आपको पता है ना कि हार्ड डिस्क ड्राइव में ही विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं। तो वहाँ से जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें टेम्परेरी रूप से है ना मेन मेमोरी जैसे रैम के अंदर लोड हो जाते हैं, तो ये अस्थायी रूप से ही स्टोर्ड रहते हैं। अब जैसे आउटपुट दिया, मान लीजिए कंप्यूटर ने प्रोसेस करके आउटपुट दिया, तो वो भी टेम्परेरी कहाँ स्टोर्ड है? प्राइमरी मेमोरी में। और यदि हम कमांड देंगे कि उसे सेव करना है परमानेंट मेमोरी में, तो वो परमानेंट मेमोरी में जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, यदि लाइट चली गई तो क्या होगा, डेटा डिलीट हो सकता है ना। इसीलिए समय समय पर हमको कंप्यूटर में डेटा को सेव करते रहना चाहिए, राइट। तो देखिए प्राथमिक मेमोरी का काम क्या है? प्रोसेस किए जाने वाले समस्त डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देशों को इनपुट साधनों से प्राप्त करता है। जो जो इनपुट रिसोर्सेज हैं वहाँ से डेटा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कौन? प्राइमरी मेमोरी। प्रोसेसिंग
के मध्यावता, है ना, इंटरमीडिएट परिणाम जो है, जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ वो किस में जाएगा, रैम के अंदर जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा या प्राथमिक मेमोरी में जाएगा। प्रोसेसिंग का अंतिम परिणाम जो है वो भी इसमें स्टोर हो जाएगा, और यदि उसको सुरक्षित रखना है तो हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव करने की बात कर देंगे। तो मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी वो कौन कौन सी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम। तो ये रैम है, रोम है, और मेन मेमोरी कौन सी होती है, याद रखना सीपीयू की जो होती है, रजिस्टर भी है इसमें नहीं दिया, और एक और याद रखना कैश मेमोरी। कैश का मतलब ही होता है छुपी हुई या इंटरनल मेमोरी, ठीक है। तो रैम जो है ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की बनी होती है। ये मेमोरी एक चिप होती है, और जो है लोकेशन को चुनकर उपयोग सीधा किसी डेटा को स्टोर करके डेटा को पढ़ने का काम करती है। हार्ड डिस्क ड्राइव से जो भी डेटा लोड किया जाता है वो रैम में ही लोड होके आता है। और यहाँ पर दो जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक तो है लिंकर और लोडर। तो आप में से मुझे कमेंट बॉक्स में कौन बताने वाला है कि लिंकर और लोडर क्या होते हैं। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव से डेटा जो लोड होके मेन मेमोरी या रैम में आ रहा है वो लोडिंग फंक्शन है, लोड कर रहा है, और वो लोड करके किसको देगा, सीपीयू को। सीपीयू क्या करेगा, अपने एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से प्रोसेस करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट भी टेम्परेरी किस में आएगा, रैम में आएगा, और फाइनली क्या है वो डिस्प्ले पर दिख जाएगा। यदि हमको वो फाइल सेव करनी है परमानेंट तो वो हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव हो जाएगी। तो आपको रैम एकदम क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, है ना। अच्छा, एक बात याद रखना, प्रत्येक जो लोकेशन होती है ना कंप्यूटर में, उनका सबका एड्रेस रजिस्टर मेंटेन होता है। हर चीज़ का अपना एड्रेस होता है, और उस एड्रेस के माध्यम से ना लोकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपने ना अभी जैसे मान लो वीएलसी प्लेयर खोलना है, तो उसको डबल क्लिक किया ना तो उसकी भी अपनी एक फिक्स लोकेशन है जो हार्ड डिस्क ड्राइव में, और वो जो लोकेशन को एक्सेस करता है। तो याद रखना सभी चीज़ जो है लोकेशन आधारित होती है इसमें, है ना। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है कंप्यूटर में हमेशा 0101 के रूप में होता है, बाइनरी के रूप में होता है ना। ये बात आपको पता ही है। अब देखिए दो प्रकार के जो है इंफॉर्मेशन सेट्स हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो सकते हैं। एक तो डेटा होता है और एक निर्देश होता है। इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया ऐड 2,3 और ये बंद कर दिया, तो ऐड क्या है यहाँ पर, ये इंस्ट्रक्शन है। 2 और 3 क्या है, ये डेटा है। 2 और 3 जुड़ के क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये ऐड जो है वो निर्देश है ना। और निर्देश की भी डेफिनेशन होती है, वो अपनी जो है ना जो भी फाइल होती है उसमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है, राइट। तो निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं और विशेष कार्य करने के लिए कौन सी क्रिया क्या की जाए। तो ऑपरेशन होता है एक, और एक होता है ऑपरेंड। ऑपरेशन तो वो जैसे ऐड, और ऑपरेंड कौन, जिस पर ऑपरेशन लागू हो रहा है। 2,3 को जोड़ना है, तो ये जो ऐड है ये तो क्या है, ऑपरेशन, और 2,3 क्या है, ऑपरेंड है। तो ये बात समझ में आ गई। जैसे ए और बी और ये प्लस कर दिया तो प्लस ऑपरेशन है, ए और बी ऑपरेंड है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल पर हमेशा आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर जो करता है वो फैचिंग करता है। डेटा को फैच करना मतलब उसको ढूंढ के निकालना, फिर उस डेटा को डिकोड करता है ना। उसके बाद प्रभावी पता पड़ता है कि एड्रेस कहाँ है, और फाइनली निष्पादन या एग्जीक्यूशन करता है। और यही साइकिल क्या कहलाती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाती है, राइट। इस तरह से, ठीक है। फैचिंग किया डेटा को, फिर डिकोड किया, प्रभावी पते को कहाँ पर रखा है वो, और फाइनली क्या है ये। तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो आपको ये बात तो पता चल गई, सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, क्योंकि आदान प्रदान का सारा इंफॉर्मेशन साइकिल जो है वो हमारे कंट्रोल यूनिट में, और कंट्रोल यूनिट अपनी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी के माध्यम से क्या है, सभी अन्य डिवाइस पर नियंत्रण करती है। तो सबसे पहले बात आ रही है फैचिंग की। तो फैचिंग क्या है, मेमोरी से निर्देश को फैच करना, है ना, इंस्ट्रक्शन को फैच करना, और रजिस्टर जो है इंट्रोडक्शन निर्देश रजिस्टर से क्या है लेकर आना। कि जैसे ये ऐड लिखा है तो कंप्यूटर को क्या पता कि ये ऐड क्या होगा, है ना। कंप्यूटर को क्या पता कि ये ऐड क्या होगा। तो ऐड जो है वो इंट्रोडक्शन रजिस्टर में इसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है। ऐड का मतलब होता है जो भी दो चीज़ें दी उनको जोड़ेगा। तो कंप्यूटर में ये पूरी कोड है ना अंदर इंटरनली लिखे हुए हैं, राइट।
रन फाइल के तौर पे सारे तैयार हैं। डिकोडिंग का मतलब क्या है, दिए गए निर्देश को डिकोड करके निर्देश की व्याख्या करना कि ऐड का मतलब क्या है। जैसे सब का मतलब सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या है ऐसे। फिर क्या होता है कि अप्रत्यक्ष पता, कहाँ पर वो मेमोरी डेटा है उसको एड्रेस को पढ़ना है ना, रीड द इफेक्टिव एड्रेस कि वो लोकेशन कहाँ है उसकी। और फाइनली ये सब मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन होगा। और इसे क्या बोलते हैं, 1 2 को तो क्या बोलते हैं फैच चक्र, और 3 4 को क्या बोलते हैं, निर्देशों के लिए अलग अलग निष्पादन चक्र कहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये चक्र कैसे चलता है। अब आ रही है बात रोम की, रीड ओनली मेमोरी। तो ये यदि लाइट चली भी जाए तो भी डेटा परमानेंट स्टोर्ड रहता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि इसे ही बूट स्ट्रैप लोडर भी कहते हैं, राइट। बूट स्ट्रैप लोडर क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले बूटिंग की शुरुआत जो है वो रोम से होती है। तो ये बात आपको एक पता होनी चाहिए। तो देखिए इसके बारे में कुछ बात पढ़ लेते हैं कि रोम कहते हैं, है ना, जिसे डेटा पहले से परमानेंट होता है इसके अंदर डेटा, ठीक है ना, इसे रोम चिप कहते हैं। और इसमें ना कुछ जो भी बूटिंग के जो इंस्ट्रक्शंस हैं ना वो परमानेंट स्टोर्ड रहते हैं। कंप्यूटर की बिजली बंद भी कर दी जाए तो भी रोम में भरी हुई सूचना हमेशा सुरक्षित रहती है, और इसीलिए रोम डिवाइस को क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी, उन तीनों वॉलेटाइल मेमोरी के नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 वॉलेटाइल मेमोरी के नाम क्या है, राइट। अब रोम चिप का उपयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा, क्योंकि परमानेंट डेटा का यूज़ करते हैं यहाँ पे, है ना। वीडियो गेम में क्या है, एक फिक्स जो है कार्टून टाइप का वो चलता रहेगा, तो वो परमानेंटली रिकॉर्डेड है उसमें वहाँ पर, है ना। कैलकुलेटर में परमानेंटली सूचनाएं रिकॉर्डेड है कि 10 × 100 करेगा तो अपने आप कैलकुलेशन ऐसा आएगा। एक जो लिफ्ट होती है, जैसे अपन 10 दबाते हैं तो 10वीं मंजिल पर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ना वो रोम डिवाइस का ही काम कर रहे हैं, राइट। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस चिप। देखिए बायोस चिप जो है ना वो उसका मेनली काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है बायोस का। जब भी कभी कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले जो चिप एक्टिवेट होती है वो बायोस चिप एक्टिवेट होती है। वो चेक करती है कि क्या सभी परिपथ जो सर्किट्स है वो बराबर कनेक्टेड है या नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या होता है, आपने सुना होगा कई बार कंप्यूटर जो है ना ऑन ही नहीं होता और 3 बीप 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 साउंड करके बंद हो जाता है, तो वो बायोस के कारण है। तो बायोस चेक कर रही है कि ऐसा ना हो कि कोई डिवाइस बाहर निकली हुई हो जिसके कारण फंक्शन ही ना हो पाए कंप्यूटर का। इसलिए क्या है, कंप्यूटर पहले ही स्विच ऑफ कर देता है और ये निर्देश देता है जो भी यूज़र है कि आप देख लो कि कोई ना कोई सर्किट में कमी है या कोई ना कोई सर्किट का जो अवयव है, कंपोनेंट है, वो बाहर निकला हुआ है। तो क्या होता है, जो यूज़र है वो उसको सही कर देता है, राइट। तो बायोस आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट एक चिप है, ठीक है। और बूट स्ट्रैप लोडर किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए रोम कितने प्रकार की होती हैं, है ना। चलो मैं वैसे ही बताया तो आप फुल फॉर्म बताओ, चलो, है ना। एक तो पी रोम, एक होता है ईपी रोम, और एक होता है यूवी ईपी रोम, और एक होता है EEPROM। तो इन सभी के फुल फॉर्म बताइए और इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आ रही है बात सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए रखते हैं ताकि क्या हो सके, जैसे आपके जो फ़ोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी, राइट। और आपने देखा होगा यदि आप आजकल फ़ोन लेने जा रहे हैं तो 4 GB की रैम है, तो वो रैम जो है ना डेटा को टेम्परेरी लोड करके हमारे फ़ोन के प्रोसेसर को जो है निर्देश देने का काम करती है, तो वो रैम का काम है। जबकि जो परमानेंट जो है ना, जैसे आपके पास मान लीजिए 128 GB की जो है इंटरनल मेमोरी, तो वो परमानेंट मेमोरी, राइट, परमानेंट मेमोरी होती है। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, तो यहाँ पर क्या होता है, हम बैकअप वगैरह बना सकते हैं, है ना। और ये चुंबकीय टेप होती है ना, चुंबकीय टेप क्यों, क्योंकि डेटा जो है मैग्नेटिकली उसमें स्टोर्ड रहता है ना। और मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं, और एक होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क में अंतर क्या है ना। और इसका मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। अंतर जो है, एक तो होता है रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, एक को यादृच्छिक रूप से किसी को भी डेटा निर्देश को जो है ना फैच किया जा सकता है, और एक में जो है ना सीक्वेंशियली ही, सीक्वेंस का मतलब एक क्रम के बाद दूसरे क्रम पे ही पहुंच पाएंगे। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क में अंतर क्या है। मैग्नेटिक टेप का उदाहरण बता देता हूँ, जो पहले के समय में जो कैसेट्स आया करती थी वो मैग्नेटिक टेप है, और आज की तारीख में वर्तमान में जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो मैग्नेटिक डिस्क का काम करते हैं जो रोटेट होती रहती हैं, ठीक है।
तो ये बात आपको एक क्लियर हो गई है। तो देखिए मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड तो सभी मेन मुख्य बोर्ड होता है, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं इसे, लॉजिक, ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, मुख्य बोर्ड, लॉजिक बोर्ड और सिस्टम बोर्ड इसे कहते हैं। और संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम को ना एक ही फिक्स बोर्ड के ऊपर कंपोनेंट सारे लगा दिए जाते हैं, तो यही क्या है, मदरबोर्ड है। ये एक जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ना। तो ये बात आपको एक याद रखना होता है कि केंद्रीय और मुख्य सर्किट बोर्ड भी इसे कहते हैं, है ना। मदरबोर्ड जैसे फ़ोन के अंदर एक सिंगल, तो इसके अंदर जो है ना सब कुछ है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर भी है, मुख्य मेमोरी भी है, रैम रोम कैश भी है, और जो है सीमॉस भी है, बायोस भी है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी है, वीडियो कंट्रोलर भी है, ग्राफिक्स कार्ड भी इसी पर एम्बेडेड लगा हुआ होता है। तो कंप्यूटर के जितने भी मुख्य अवयव हैं वो सभी इसी पर लगे होते हैं। देखिए बस मैंने आपको बताया था, बस जो है डेटा और निर्देश या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो कंप्यूटर में वायर लाइन होती है। पेरिफेरल डिवाइसेस, याद रखना, पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती है जो हम लोग बाहर से कनेक्ट करते हैं ना, उन डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ये बात एक आप याद रखना। तो जितने भी कनेक्शन हैं, अलग अलग जो चिप्स हैं उनके बीच में, वो सभी बसेस कहलाती हैं। तो बस के देखो टाइप देखो, एक होता है इंटरनल बस और एक होता है एक्सटर्नल बस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल बस के बारे में। तो जो मेमोरी, इनपुट आउटपुट और सीपीयू के बीच में जो चल रही है वो सभी क्या है, इंटरनल, है ना। और इसमें दो चीज़ होती है, एक तो कंट्रोल बस और एक एड्रेस बस, ठीक है। कंट्रोल बस जो है सभी अन्य डिवाइसेस को कंट्रोल कर रही है, एड्रेस जो है वो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को लेकर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो है एड्रेस, क्योंकि सभी डेटा सॉफ्टवेयर उन सभी का एक लोकेशन होता है, वो एड्रेस रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और एड्रेस उसका भी होता है जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हैं, उनके भी अपने एड्रेस होते हैं कि उनकी डेफिनेशन कहाँ दी हुई है। जैसे एडिशन है तो उसकी भी डेफिनेशन दी होगी, सब्सट्रैक्ट की डेफिनेशन दी होगी, तो वो भी एड्रेस। और एक्सटर्नल बसेस क्या होती हैं, जो कंप्यूटर में बाहर से, जैसे कि वायर लाइन के माध्यम से हम कीबोर्ड जोड़ रहे हैं या पेन ड्राइव जोड़ रहे हैं, आप है ना, पोर्ट्स जोड़ रहे हैं कोई से भी, एक्सटर्नल जो स्लॉट्स हैं उनको सबको एक्सटर्नल बसेस कहा जाता है। तो अब फाइनली जो है हम लोग चैप्टर के कंक्लूजन में आ गए। नेक्स्ट जो है हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, वी हैव कंप्लीटेड इट। सो नाउ हम लोग कुछ मेन बातें पढ़ लेते हैं। तो मशीन साइकिल क्या होती है, वह समय जो दो ऑपरेंड को रजिस्टर से लाकर उन पर एएलयू ऑपरेशन करने से प्राप्त परिणाम को वापस रजिस्टर्ड में स्टोर कर दे। कुल मिला के मशीन साइकिल क्या होगी कि जो ऑपरेंड आया वो रजिस्टर में आ गया, रजिस्टर से एएलयू में प्रोसेस होकर वापस से आउटपुट जनरेट हो गया, इसे जो मशीन में सीपीयू में जो साइकिल चल रही है वो मशीन साइकिल कहलाती है। तो ये बात याद रखना, है ना। आप मुझे बताइए बूटिंग टाइम क्या होता है, व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, बफर जो है ये अस्थायी स्टोरेज होता है, टेम्परेरी जो स्टोरेज है ना वो बफर होता है, जैसे रैम के अंदर बफर्स होते हैं, है ना। तो बफर जो है, बफर का मतलब टेम्परेरी स्टोर के लिए काम में आता है, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। किसी कंप्यूटर के कार्य निष्पादन करने की क्षमता, परफॉर्मेंस, उसके रजिस्टर, रैम, कैश मेमोरी, इन सभी के आकार और सिस्टम क्लॉक की गति पर निर्भर करता है। तो देखिए कंप्यूटर की गति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो किस पर करती है कि कंप्यूटर कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, और वहाँ पर बात आ रही है कंट्रोल यूनिट, जो गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी के आधार पे कितना तेज़ी से क्लॉक साइकिल चल रही है। किसी भी कंप्यूटर में रजिस्टर्स कितने फास्ट है, सीपीयू की मेमोरी, रैम कितनी ज़्यादा है, कैश मेमोरी कितनी ज़्यादा है, और सीपीयू का एएलयू का जो प्रोसेसिंग आउटपुट है वो कितना ज़्यादा है, इन सभी पर निर्भर करता है। और एक और बात पर निर्भर करता है कि हमने सॉफ्टवेयर को कितना एफिशिएंटली बनाया है कि इट विल वर्किंग एज हाईली ऑप्टिमल वे, है ना। तो मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट्स कहते हैं। याद रखना, जो कनेक्टिंग सॉकेट्स कौन होते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है ना वायर्स वगैरह लगा सकें, वो कहलाते हैं। किसी डिजिटल कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं। क्लॉक पल्स क्यों, क्योंकि आवृत्ति जो जनरेट करके वो अन्य सभी डिवाइसेस से जो है ना बात करती है, बात करने का मतलब डेटा ट्रांसफ़र करती है। इंस्ट्रक्शन कोड क्या होते हैं, बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को, देखिए हम लोग तो ऐड लिख देते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो 0101 को तो ऐड का मतलब कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रक्शन इस तरह का होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन कोड फाइनली किस में तब्दील होता है, इसमें तब्दील होता है, राइट। और एक युक्ति द्वारा डेटा या निर्देश को लोकेट करना, कि वह युक्ति जिससे ना कि डेटा और निर्देश कहाँ हैं। देखिए हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनकी अपनी एक लोकेशन होती है
है ना। तो वो उस हायरार्की में सर्च करता है, उसे सीपीयू को पहुंचाने में जो समय लगता है वो प्रोसेसिंग साइकिल है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं, है ना, वो सभी इंस्ट्रक्शन को जो पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन करने में, प्रोसेसिंग जो चक्र में समय लग रहा है वो प्रोसेसिंग टाइम कहलाएगा, राइट। तो इस तरह से क्या है, कंप्यूटर में आपको बेसिक बातें क्लियर हो गई। मदरबोर्ड, रैम, फैच क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जाम में पूछा जाता है, ऑपरेशन और ऑपरेंड एग्जाम में पूछा जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो हम लोग आगे जो है इसका लेवल डे बाय डे बढ़ाते जाएंगे और लगभग 700, 800, 1000 के करीब क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो यू कीप learning and keep watching my videos and share it, and God bless you all.